हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आपको लोग का एडमिशन का जो प्रोसेस है वो सारा हो रहा है। मैं उससे रिलेटेड अपडेट नहीं डालती हूँ क्योंकि प्रोसेस सब कुछ पता है। आपको डायरेक्ट मिलता है तो भी अच्छा है, प्राइवेट आप लेना चाहते हैं तो आपको जैसा सुविधा के हिसाब से मिल जाए वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए प्रोसेस का। मैं उसके प्रोसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ बिकॉज आपको सारे प्रोसेस साइबर कैफ़े वाले सब कुछ कर देते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती कि फ़िलहाल देखने को सारा चीज़ हो जाता है। और जितनी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताती हुई चलूँगी, दिक्कत नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई तुरंत करूँगी। आप सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। आप सभी की जो सेमेस्टर की क्लासेस है वो 14 सितंबर या 17 सितंबर से चलेगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सितंबर से स्टार्ट होगा तो फेब लास्ट तक या मार्च में आपका पेपर होगा। 6 महीने का ये इंटरवल रहेगा। इसी 6 महीने में आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई भी करनी है। टोटल आज 8 सब्जेक्ट का पेपर आपको देना है, ठीक है। टोटल 8 सब्जेक्ट आपको देने में, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेमेस्टर, सबसे सारे सेमेस्टर में सबसे बेसिक है, बेस है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही फोकस के साथ आपको टेंशन के साथ चलना है चीज़ों को समझते हुए। एक सेमेस्टर देने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी फिलहाल के लिए, लेकिन अभी आपको बहुत फोकस के साथ चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। मैं डेली 4 PM पे आपकी ये क्लास चला रही हूँ। ये मेरा दूसरा सेशन है, दूसरा सीजन कह सकते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने एक बार कर लिया है, एक्सपीरियंस भी हो गया है मुझे क्या करना है कैसे करना है। तो मैं आपकी 4 PM पे क्लास चला रही हूँ। एक क्लास अभी ले रही हूँ। आपका जब ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा सितंबर में, ताकि मैं 2 क्लास कर दूंगी। टाइम मैं आपको बता दूंगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। शालिनी क्लासेस नाम है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर लीजिए तो आपको सारी अपडेट वहाँ पे मिलती है और PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। आज की जो क्लास है हम यहाँ पे साइंस देखने वाले हैं। साइंस की हमारी दूसरी क्लास है, एक क्लास मैंने ले ली है। होपफुली आपको क्लास समझ में आएगी, इंटरेस्टिंग है। अगर समझ में आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। कोई कमेंट डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते स्टार्ट करते हैं क्लास को। उस दिन की क्लास मैंने दी थी तो आपको सजीवों के बारे में बताया था, लिविंग बींग्स के बारे में, उनके जो लक्षण थे उनके बारे में फुल डिटेल में मैंने आपको समझाया था। आज का जो टॉपिक है वो है नॉन लिविंग थिंग्स। आप जानते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, निर्जीव वस्तुएं। इनके बारे में सभी को पता है कि क्या बात है कि जिसमें जान नहीं होती, जिसमें जीव नहीं होता, जो जीवित नहीं होते वही नॉन लिविंग होते हैं। एक साधारण शब्दों में वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि एवं विकास नहीं होता है, वे वस्तुएं, वे थिंग्स, वे सामान, वे चीज़ें जिनमें वो कोई ग्रोथ नहीं होती, जिनमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, वो निर्जीव वस्तुएं कहलाती है। एक सिंपल से आपसे प्रश्न बनेगा और प्रश्न आपको 2 नंबर में पूछेगा कि सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, तो एक डेफिनेशन बताइएगा, उदाहरण लिखिएगा। निर्जीव वस्तुएं क्या होती है, डेफिनेशन यहाँ तक लिखिए और उदाहरण लिखिए, तो आपका ये जो आंसर होगा वो कंप्लीट कहलाएगा। निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं वो मैन मेड होती हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। उनको हम मनुष्य बनाते हैं, जैसे कुर्सी है, मेज़ है, गाड़ी है, पेंसिल है, बस है, ट्रक है, तो सब क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है जिनमें कोई जीवन नहीं है, वो जीवित नहीं होते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। एक मेजर प्रश्न यहाँ पर आएगा, ये आपको बहुत आता है, आपको लिखने को आएगा। क्वेश्चन बन जाएगा आपका आती लघुत्तरी में 2 नंबर का कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं में आपको 2 या 3, 2 ऐसे लिखा रहता है या 3, आपको जो है अंतर लिखना रहेगा। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में समानताएं क्या, ऐसे प्रश्न आपको आता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि डीएलएड में जो कॉपी चेक होती है वहाँ पे सब सही करके तो सभी बच्चे आते हैं, लेकिन ये कि फिर भी नंबर नहीं मिलते हैं। और अब की बार का रिजल्ट आप देख रहे हैं बहुत ही ख़राब रहा है, इसलिए आपको और मेहनत करनी है। पेपर टाइट होगा, सख्त होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब कभी भी आपको अंतर पूछे तो अंतर हमेशा अंडर ये ऐसे बीच में लाइन खींच कर एक साइड ये एक साइड ये ऐसे अंतर लिखिएगा। ये मत सोचिएगा पहले लिविंग लिखिए फिर ढेर सारा लिख दीजिए फिर नॉन लिविंग, ऐसा नहीं। कभी भी अगर डिफरेंस बिटवीन पूछा है तो उससे क्या होता है कि ये समझ में आ जाता है कि ये डिफरेंस बिटवीन लिखा गया है। तो लाइन खींच कर किसी कभी पूछे तो हमेशा ऐसे ही लिखना होगा। और साइंस में फिगर को ध्यान रखिएगा, फिगर काफ़ी बनाने को आता है। साइंस का जो पेपर है अब की बार जो हुआ था 2021 बैच का, वो काफ़ी टफ देखने को मिल गया था। सबसे ज़्यादा बैक साइंस और मैथ में ही लगी हुई है, 2 सब्जेक्ट में मैथ की बैक बच्चों की बैक लगी हुई है। तो आप इसीलिए साइंस को और मैथ को तो बहुत ज़्यादा ही फोकस के साथ प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं, प्रश्न यहाँ पे दूसरा बनेगा कि दोनों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो एक साइड लिविंग लिखिए, एक साइड नॉन लिविंग। अब आइए एक एक करके डिफरेंस को देखते हैं। आपको कम से कम कुछ नहीं तो 5 जरूर याद रखने हैं। पहला डिफरेंस यहाँ पर दोनों के बीच में होता है कि सजीव को ऊर्जा प्राप्त हो तो भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब जो सजीव होते हैं उनको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। काम अगर आप जैसे आप सजीव हैं, एक लिविंग है, आपको काम करना है तो ऊर्जा कहाँ से आएगी, जब आप खाना खाएंगे, ठीक है। तो जो लिविंग होते हैं, जो लिविंग बींग होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, गाय हो, पक्षी हो, हम लोग हैं, तो जितने भी जीवित लोग हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, थिंग्स हैं, सबको क्या है, सबको एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी के लिए आपको भोजन करना होगा, खाना खाना होगा, तभी आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। नॉन निर्जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, उनको किसी भोजन की नीड नहीं होती। तो लिविंग भोजन करते हैं, नॉन लिविंग भोजन नहीं करते हैं। दूसरा,
सजीवों में गति होती है, जो लिविंग बीइंग होते हैं वो मूव करते हैं, आप चलते हैं, जानवर चलते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तो ये सब पेड़ पौधे भी मूवमेंट करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो ये क्या है, वो चलते हैं। निर्जीव चीज़ें में कोई मोशन नहीं होता है, वो एक स्थान पर स्थिर रहती है, तो जब तक आप उनको उठाकर नहीं रखेंगे तब तक वो अपने आप से स्वयं नहीं हिलती हैं, नहीं मतलब कहीं जाती चलती हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस हो गया, जो एक साधारण सा डिफरेंस है, आपको हमेशा दिमाग में सेट रहेगा। तीसरा देखिए, सजीव श्वसन करते हैं, जिसके द्वारा उन्हें ऊर्जा, हम लोग जो लिविंग बीइंग है वो सब सांस लेते हैं, और निर्जीव चीज़ें में रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं, श्वसन की जो क्रिया है वो सजीवों में होती है और निर्जीव में नहीं होती है। चौथा देखिए क्या है, सभी सजीव उत्सर्जन की क्रिया में अपना वर्ण पदार्थ बाहर निकालते हैं, ठीक है। आप सभी जितने भी गाय का आप देखते हैं, उनका गोबर, पक्षियों की जो है ये सूसू पोटी, और नॉर्मल इंसान भी, इंसान सब कुछ यही करते हैं, जो एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ये एक्सक्रीशन का जो सिस्टम होता है, खराब पदार्थ को बाहर निकालना मल के रूप में, तो वो सजीवों में होता है, लेकिन निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। निर्जीवों में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्या है, सजीव प्रजनन करते हैं। रिप्रोडक्शन का कार्य जो होता है वो लिविंग बीइंग में होता है। ह्यूमन बीइंग भी अपने जैसे ही बच्चों को पैदा करते हैं, जानवर है, गाय बछड़ा है, पशु पक्षी हैं, तो सब क्या है, प्रजनन करते हैं। लेकिन जो निर्जीव होते हैं उनमें यह क्रिया, प्रजनन की जो क्रिया नहीं होती है, ठीक है। 5 डिफरेंस हो गया, तो यही 5 आपको याद रखेंगे। 5 आप कोई भी याद रखिए, अगर प्रश्न आता है, अगर क्या आता ही आता है, ठीक है, प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। 6 देखिए क्या है, सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है, जिससे वे सूक्ष्म, जो सजीव होते हैं उनमें जो इंटरनल ग्रोथ होती है वो होती है जिससे वे सूक्ष्म रूप में बृहद, मतलब सूक्ष्म रूप से बृहद रूप धारण कर, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है कि छोटे से बड़े हो जाते हैं। जैसे एक वो बच्चा न्यूबॉर्न बेबी बर्थ लेता है तो वो पहले छोटा रहता है ना, फिर उसका वजन देखिए कितना छोटा रहता है, उसका 2.5 किलो का वेट रहता है, फिर जब से वो 10-15 साल का होता है तो 40-45 किलो वेट होने लगता है। तो वो इंटरनल ग्रोथ भी होती है, मानसिक डेवलपमेंट भी होता है, हार्मोन्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इमोशंस के डेवलपमेंट होते हैं। तो सजीवों में ये सब होता है, लेकिन निर्जीवों में ऐसा कोई भी वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। निर्जीवों में ऐसी कोई भी वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। आगे चलते हैं, 7th फीचर्स देखिए, सजीव बाह्य वातावरण यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उद्दीपन के प्रति उत्तेजना प्रकट करते हैं, मतलब जैसे, और निर्जीव में ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए कैसे, जैसे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो आप कहते हैं ना, वाह कितना सुहाना मौसम है, क्या मस्त हवा चल रही है, ऐसा सब कहते हैं ना, बारिश हो रही है तो बहुत ही सुंदर दृश्य है, कितनी बढ़िया बारिश हो। तो वो क्या होता है, आपको जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था, बाहर हवा चल रही है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो उसका जो मतलब जो टेम्परेचर हो गया, उस टेम्परेचर से आप में एक उत्तेजना आई ना, आप में कोई काम, जैसे कोई आप किसी चीज़ को देख रहे हो, बाहर कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो आपका भी मन होता है कि मैं भी, कोई सोशल वर्क कर रहा है तो आपका भी मन होता है कि लो मुझे भी करना चाहिए। तो बाहर के वातावरण को देख के जो उद्दीपन आप में उत्तेजना प्रकट होती है वो सजीवों में होती है, निर्जीवों में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 8th फीचर्स क्या है, सभी जीवधारी अपने को सुरक्षित रखने के लिए अपने वातावरण के अनुकूल है, मतलब यहाँ पे अनुकूल है। अनुकूल का मतलब क्या होता है, अडाप्टेशन। जितने भी जीवधारी हैं वो जहाँ पर रहते हैं उस हिसाब का, जो जैसे ठंड प्रदेश में जो जानवर रहते हैं वो वहाँ की जो ठंडी होती है वहाँ की क्षमता के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है, ठीक है। फिर उनके जब बच्चे पैदा होते हैं फिर उनको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। अगर उसी ठंडे प्रदेश में कोई दूसरा जानवर जाके रहेगा गर्म प्रदेश का तो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और ठंडा प्रदेश वाला जो जानवर अगर वो गर्म प्रदेश में आएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यही बात कही जाती है, जीवधारी जो होते हैं, जो लिविंग बीइंग होते हैं, वो जहाँ पे रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, फिर वहाँ के एनवायरनमेंट का ठंडा हो, गर्म हो, बरसात हो, कुछ भी हो, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को उसके हिसाब से मैनेज कर लेते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन निर्जीवों में ऐसा कोई फीलिंग, ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये 8 मैंने आपको बताया। आते हैं और देखते हैं, बहुत बेसिक बता रही हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ कि आपको 3-4 कोई भी याद रहेगा, आप कोई भी लिख दोगे ताकि दिक्कत नहीं होगी। जिसको जो पसंद हो वो आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, हर संडे को रिवाइज करिए, समय है लेकिन ये है कि मेहनत करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सभी जीवधारियों में जीवन चक्र, मतलब सबकी एक लाइफ साइकिल होती है। छोटा बच्चा हुआ, फिर बेके बेके चला, फिर खड़ा होकर चलने लगा, ऐसे धीरे धीरे करके फिर थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और फिर मतलब हर तरीके से ना चलने का, मतलब जीवन साइकिल का एक चक्र होता है। जैसे पढ़ने का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके एक ही क्लास में आप जाते हो, तो वो एक क्रम के वाइज आता है। ये नहीं कि आप फर्स्ट क्लास पढ़ लिए फिर डायरेक्ट आप 12th में जंप मार के, ऐसा नहीं। लेकिन निर्जीवों में ऐसा कोई चक्र नहीं होता है, ठीक है, इनका कोई लाइफ स्पैन नहीं होता है। 10th देखिए, सभी जीवधारियों में उपापचय की क्रिया होती है। मेटाबॉलिज्म जो है, उपापचय की क्रिया का मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो लिविंग बीइंग होते हैं वो बहुत सारी क्रियाओं को करते हैं, ठीक है, स्टिमुलस के साथ, जो उत्तेजना है उसके साथ बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन निर्जीवों में से कोई क्रिया देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो
तो ये आपको मैंने टोटल कितने पॉइंट बताया, 10 पॉइंट मैंने आपको टोटल बताया। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपके साथ यहाँ पर टोटल 10 पॉइंट को शेयर किया है, जो मैंने एक मेजर डिफरेंस आपको बताया कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसमें से बस सिर्फ 5 याद रखिएगा, प्रश्न आएगा ध्यान रखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से प्रश्न आपको आस्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नई चीज़ें। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक, चलें आगे। चलिए अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, नेक्स्ट देखिए, पौधे और जंतुओं में समानता तथा अंतर। मैंने आपको अंतर बताया, ठीक है, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस। तो मैंने आपको अंतर बता दिया, आपने डिफरेंस देख लिया। अब आइए सिमिलरिटीज़ भी इसी के साथ देख लेते हैं ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि चीज़ें कैसी बनी हुई हैं। तो यहाँ पर पहला समानताओं में है कि पौधे और जंतुओं में समानता। सिमिलरिटीज़ क्या है, पहली सिमिलरिटीज़ यहाँ पर देखने को है कि वृद्धि और जंतुओं में पौधों में वृद्धि होती है, समय के साथ बढ़ते हैं। जो वृद्धि होती है वो जंतुओं और पौधों में होती है, जंतुओं और पौधों में। यहाँ पे आपको पौधे और जंतुओं में समानताएं देखनी है, ना कि लिविंग और नॉन लिविंग में। ठीक है, पौधे और जंतुओं में क्या समानताएं होती है यहाँ पर ये बताया। तो ग्रोथ जो है वो पौधों में भी होती है, ग्रोथ जो है जानवरों में भी होती है, क्योंकि जानवर का बच्चा भी छोटा पैदा होता है, धीरे करके बड़ा होता है। पेड़ भी है, बियाँ से जो कनखा निकलेगा, आँखा निकलेगा, फिर वो बड़ा होगा, ऐसे ऐसे। तो दोनों में क्या होती है, एक सिमिलरिटी है कि दोनों में ग्रोथ होती है। दूसरा आकार की देख लीजिए, ये वृद्धि की थी, दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। यहाँ पे मेन फैक्टर्स क्या है, वृद्धि का है, ग्रोथ का है। ग्रोथ एक मेजर फैक्टर है कि दोनों में होती है। फिर दूसरा है आकार, शेप का। जंतु का आकार निश्चित अवस्था में ही फैलता है, मतलब एक गाय जो होती है वो 5 इंच या 5 इंच की या 6 इंच की होगी। ठीक है, 5 फुट 5 इंच, 6 फुट 6 इंच, ऐसे समथिंग अलग अलग तरह की, जैसे 4 फुट तक की गाय लगभग देखने को मिलती हैं। लेकिन जो पौधे का आकार है वो काफ़ी विशाल रूप लेता है। कुछ आम के पेड़ लंबे होते हैं तो कुछ छोटे हो जाते हैं, कुछ चौड़ाई में फैल जाते हैं, कुछ लंबाई में फैल जाते हैं, अलग अलग तरीके से। समानता यही इतना है कि लेकिन जो शेप है वो दोनों लोग लेते हैं। ठीक है, आकार दोनों लोग अपना अपना लेते हैं। श्वसन क्रिया है, सांस लेते हैं दोनों, पौधे भी सांस लेते हैं और जानवर भी सांस लेते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जानवर और मनुष्य जो हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं। तो पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जबकि जंतु जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ तक तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसी के साथ यहाँ पर 4th पॉइंट दिया है, आप देख सकते हैं, भोजन जीव। ठीक है, भोजन जानवर भी ग्रहण करते हैं, ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप अलग अलग होते हैं, जंतु भी लेते हैं। ठीक है, अब पौधे जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं। ठीक है, वो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, और जो जानवर होते हैं वो हेटरोट्रॉप होते हैं, वो निर्भर रहते हैं। तो जंतु प्राकृतिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि पेड़ पौधे जो है पृथ्वी में अवस्थित खनिज लवण, जो खाद मिनरल्स उनको जड़ के थ्रू मिलता है, वो उससे लेते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, इसके थ्रू उनका भोजन बनता है। तो ये यहाँ पे 2 मेजर आपको बता दिए गए सिमिलरिटीज़ के रूप में कि दोनों लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। 5th देखिए, पानी की आवश्यकता है दोनों को, जानवरों को भी चाहिए और मनुष्य को भी चाहिए और पौधों को भी चाहिए। जंतु और पौधे को अपना जीवन काल बढ़ाने के लिए उनको पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, 6th देखिए, मानव के लिए आवश्यकता। जीव जंतु और पौधे दोनों ही मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जीव भी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि जीव से आपको दूध है, ठीक है, मिल रहा है, अंडा मिल रहा है, घी मिल रहा है, ये सब चीज़ें मिल रही हैं। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो भी उनको प्रॉफिट रहता है। फिर पौधों से आपको फल फूल सब्जी पत्ती ये सब मिल रहा है। ठीक है, पौधों से खाद्य पदार्थ और लकड़ियाँ भी मिलती हैं, लकड़ियों से आप सामान बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोनों पौधे हों या जंतु हों, दोनों मनुष्यों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर रोग है, जंतुओं और पौधों दोनों को रोग लगते हैं। जंतुओं में भी रोग होता है, उन्हें कीड़े पड़ जाते हैं, डिजीज हो जाती है, लेकिन पौधों में भी देख सकते हैं कंडुआ रोग धान में लगता है, हल्दी रोग धान में लगता है, पौधों में जो है शीत ब्लाइट वगैरह जो हो जाता है और मिलीबग वगैरह लग जाता है। तो यही सारी चीज़, छोटे छोटे सफेद देखिए, छोटे छोटे गुड़हल के पेड़ों में गेंदे के पेड़ों में सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे लगे रहते हैं, वो मिलीबग होते हैं। ठीक है, इनको रिमूव करने का सोल्यूशन आपको बता देती हूँ कि जो आपका ये वॉशिंग पाउडर आता है उसको हल्का सा गर्म पानी में घोल लीजिए और कोई स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर दिए या किसी चीज़ से उसको डिप करके उन पेड़ों पे इन्हीं पे डाल दिए तो ये कम मर जाते हैं। इनको मिलीबग कहा जाता है। ठीक है, अधिक रोग फैलने से दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तो ये आपको मैंने सिमिलरिटीज़ बताई कि दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है। अब आइए इसी के साथ अंतर को भी देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, पौधे और जंतुओं में अंतर क्या है। तो पहला अंतर यहाँ पर है कि पौधे में ऊपर की वृद्धि होती है और काफ़ी ऊंचाई तक बड़े होते हैं, लेकिन जंतुओं की कुछ ऊंचाई जो है वो सीमित रहती है। पौधे कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आप सफ़ेदा का पेड़ देखो, लंबा होता है काफ़ी। जामुन का पेड़ आप देखिए तो ऊंचाई में बहुत जाता है। कदम वदम का पेड़ जो है, अशोक ट्री का जो पेड़ होता है वो काफ़ी ऊंचाई में ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है। लेकिन जानवर जो है उनकी एक जो हाइट होनी चाहिए गाय की भैंस की, उनकी फिक्स रहती है। दूसरा यहाँ पर क्या है, पौधे और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है। दोनों में जो संवेदना होती है, गाय भी रोती है, गाय को भी फीलिंग होती है, गाय को भी दर्द महसूस होता है। वो एकदम जैसे कभी जब उनको बुखार रहता है या कुछ भी चीज़ें रहती हैं तो वो एकदम सुस्त पड़ी रहती है। ऐसे पौधे भी हैं, पौधों में संवेदना होती है। ठीक है, पौधों में भी संवेदना पाई जाती है। छुई मुई का पौधा देखिए इसी तरीके का होता है।
सजीवों में संवेदना अधिक होती है, जो सजीव जीव होते हैं उनमें संवेदना अधिक होती है, ठीक है। ये उसको प्रकट कर सकते हैं, जबकि पौधे अपनी संवेदना शक्ति को प्रकट नहीं, लेकिन पौधों में ये जो इमोशन संवेदनाएं होती हैं, सिंपैथी होती है, ये प्रकट नहीं करते, लेकिन जानवर प्रकट कर देते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 5th पॉइंट है, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ते हैं जबकि जीव के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात यहाँ पर ठीक है जो भी है, लेकिन पौधे जो है प्रकाश रहेगा तभी वो ग्रोथ। जहाँ पे देखिए अगर आप ऐसा कोई प्लांट रखिए, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई प्लांट रखा है, उसमें ऐसे कुछ रखा हुआ है, ये पौधा रखा हुआ है, इस पर आधी धूप आ रही, पूरे पौधे में धूप नहीं लग रही है, ठीक है, ये धूप यहाँ से आधी इस पर आ रही, तो क्या होगा, जिस जिस पार्ट पे धूप पड़ेगी वो प्लांट वो हिस्सा ग्रोथ करेगा, बाकी वाला थोड़ा डल जाएगा या सूख भी सकता है कभी कभी। तो इसलिए जो है यहाँ पे यही बात कही जाए कि पौधे जो है प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ते हैं। सजीव जो जो जानवर होते हैं उनको कुछ खास है नहीं, लेकिन उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। 6th देख लीजिए यहाँ पे अंतर क्या है कि जीव जो है वो अपने लिए भोजन का प्रबंध खुद करते हैं, अपने पौधे का उपयोग करके भोजन के लिए पौधों का उपयोग करते हैं, जबकि पौधे अपने भोजन के लिए जीवों का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या बात कही जाए, जानवर जो है अपने भोजन के लिए पौधों को खा लेते हैं, लेकिन पौधे अपने भोजन के लिए जानवरों को नहीं खाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, पौधे एक स्थान पर स्थिर रहकर बड़े होते हैं जबकि जानवर जो होते हैं इधर उधर चलते हैं। पौधे जो हैं वो एक ही स्थान पर रह के मूव करते हैं, लेकिन जानवर इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो ये सब क्या है, अंतर है। फिर 10 पॉइंट देखिए, पौधे पर ऋतु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है जबकि जानवर पर कुछ नहीं पड़ता है। जैसे और वो पतझड़ का सीजन मार्च अप्रैल फेब में आता है ना, तो पतझड़ आता है तो कहते हैं पतझड़ आया तो सब पत्तियां झड़ जाती है, ठीक है, तो ऋतु चेंज हुई। ठंडी आती है तो फूल खिलना बंद हो जाता है, पेड़ विकसित नहीं, क्योंकि धूप नहीं मिलती, क्लोरोफिल नहीं होता है, पौधे भोजन नहीं बना पाते हैं, तो वो डिम होने लगते हैं, फूल नहीं खिलते हैं। तो ऋतुओं का उनमें असर पड़ता है, ठीक है, लेकिन जानवरों में ऐसा कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो मैंने ये आपको कुछ अंतर के की टर्म्स बता दिए जो आपको यहाँ पर ध्यान रखते हैं, ठीक है। आते हैं आगे चलते हैं, इसी के साथ यहाँ पर एक चीज़ें हैं, क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को। बहुत मेजर फैक्टर है जो आप जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बहुत दिक्कत महसूस कराएगा या आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर होती है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, जंतुओं और वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन। ये है अडाप्टेशन का टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इन्वायरमेंटल अडाप्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट, कि पौधों में जो अनुकूलन है वो कैसे होता है और प्लांट में अनुकूलन वो कैसे होता है, ठीक है। तो अनुकूलन मैंने अभी आपको ऊपर थोड़ा सा बताया था कि अनुकूलन होता क्या है, तो आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा, अभी तक मैंने जितना पढ़ा आप क्लियरली समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा फ्रैंकली, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बात कही जा रही है। प्रत्येक जीवधारी ऐसे आवास में रहना पसंद करे, जितने भी जीवधारी यानी कि लिविंग बींग है वो ऐसे आवास में, ऐसे स्थान पर, ऐसे प्लेस पर रहना, ऐसे इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। ये आवास को कहते हैं हैबिटेट, कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ऐसे हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं जो उसकी सभी अथवा अधिकतर आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जो उनकी नीड होती है उनको पूरा करे। लोग शहर में इसलिए रहते हैं क्योंकि ये बहुत मार्केट में ज़्यादा स्थान, कभी ज़मीन कोई ढूंढता है तो ऐसे ढूंढता है ना कि बगल में दुकान हो, मेडिकल स्टोर हो, हॉस्पिटल हो, बस स्टैंड हो, कोई मुसीबत आ जाए, इमरजेंसी आ जाए तो उसका आप इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। ऐसे स्कूल भी पास में होता कि बच्चे को भी कोई दिक्कत ना हो, तो ऐसा लोग हिसाब से देखते हैं। तो उसी समय ऐसा भी था कि मतलब यहाँ पर जानवर लोग जो आवास में रहना चाहते थे वो ऐसा चाहते थे कि उनको अपना दाना पानी मिल जाए, बहुत दूर तक ना जाना पड़े, ठीक है। अर्थात कोई भी जीव यदि सफलतापूर्वक बना रहना चाहता है तो उसको अपने आवास की परिस्थिति और उनमें होने वाले परिवर्तन के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। अगर कोई चीज़ें वहाँ पर ऐसे कोई है, वहाँ पर सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं, तो क्या कर सकते हैं आप, लड़ाई झगड़ा तो करेंगे नहीं, आपको एडजस्ट करना होगा। तो वहीं पे है, फिर इंसान क्या करता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य, फिर उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे आप किसी सोसाइटी में बाहर रहने गए हो, नोएडा गए हो, गाजियाबाद, बैंगलोर गए हो, तो वहाँ पर ज़मीन तो कोई ले नहीं पाएगा तुरंत। तो क्या होता है कि लोग सोसाइटियों में रहते तो सोसाइटी के जो हर सोसाइटी का रूल अलग होता है। कहीं आपके नेबरहुड वो अच्छे नहीं है, कुछ ऐसा रीजन रह जाता है, तो आप क्या करोगे, एडजस्ट ही करोगे। तो वहाँ का जैसा इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। तो वही चीज़ होती है अडाप्टेशन, ठीक है, वही चीज़ होती है अनुकूलन, कि जहाँ पे जैसा इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से खुद को आप जो है उसमें एडजस्ट कर लो। कालांतर में स्थापितता मतलब समाप्त हो जाती है। बाद में क्या होता है कि चीज़ें फिर ये जो दिक्कत होती है वो खत्म हो जाती है कि चलो ठीक है, चलायमान है। ऐसा करने से समय पर जीवधारियों को अपनी रचना और क्रियाकलापों में अनेक परिवर्तन लाने पड़ते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे कोई नया नया कहीं रहने आया है, कोई जानवर ठंड प्रदेश का है तो गर्म में रहने आ गया है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे माइग्रेशन बर्ड होती है, देखा है माइग्रेशन बर्ड के बारे में सुना है, वो लोग माइग्रेशन बर्ड उड़कर लगभग ये इधर पूरब की तरफ आती हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट के साइड में कहाँ पे रहते हैं ठंडे प्रदेश में, लेकिन वो जो वहाँ पे थोड़ा गर्म हो जाता है माहौल तो ये उड़ के इधर आती है, यूपी ईस्ट की तरफ ये बढ़ती है, ऐसा देखा जाता है, ठीक है, ठंडियों के समय में।
आते हैं बात, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही अनुकूलन कहते हैं, यानी कि इसको ही अडाप्टेशन कहते हैं। अनुकूलन की परिभाषा एक प्रकार से मैंने आपको दी। अब देखिए, अनुकूलन जीवधारी और वनस्पति की वह क्षमता है। ये परिभाषा है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत आता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आएगा। आपको लिखना होगा अनुकूलन जीवधारी और वनस्पति की एक ऐसी क्षमता यानी कि योग्यता, एबिलिटी है जिसके द्वारा वे कालांतर में ऐसे रचनात्मक और क्रियात्मक लक्षणों का विकास कर लेते हैं, मतलब जिसके द्वारा वो अपने अंदर ऐसी क्रिएटिविटी या एक्टिविटी को जनरेट कर लेते हैं जिसकी सहायता से वे अपने आवास में सफलतापूर्वक जीवन यापन, मतलब वो क्षमता या ला लेते हैं, वो योग्यता ला लेते हैं कि वो अपने आवास के हिसाब से सफलतापूर्वक रह जाते हैं, उनको दिक्कत नहीं महसूस करनी पड़ती है। वह प्रजनन करते हैं अपनी जाति को, जो अपने वो प्रजनन भी करते हैं और अपनी जाति को अस्तित्व बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, जब वो एक अनुकूलन हो गया, मतलब अपने आप को उस परिस्थिति के हिसाब से डाल लिए, तो फिर वहाँ पे प्रजनन करते हैं, फिर उनके जब बच्चे पैदा होते हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती, फिर वो उसी में रहने लगते हैं, उनकी आदत हो जाती है। तो अनुकूलन का मतलब क्या है, एक प्रकार की आदत डालना, एक प्रकार से क्या करना, आदत डालना, ठीक है। जैसे बहुत कुछ देखने को मिलता है, नई जगह जाते हैं तो नई जगह पे आपको नए नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उस नई जगह में कैसे आपको खुद को ढाल लेना है लोगों के हिसाब से, ज़रूरतों के हिसाब से, तो वही चीज़ है अडाप्टेशन, ठीक है। अक्सर ये चीज़ देखने को मिलती है जब आप कहीं नई जगह जाते हैं या कहीं नई ऑफिस में गए हैं, कोई काम करने गए, कॉर्पोरेट सेक्टर में, सरकारी में किसी विभाग में पहले थे, फिर कहीं और हो गया, तो वहाँ पे लोग अलग मिलेंगे, रूल अलग मिलेगा, तो थोड़ा देखना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि हर चीज़ हमारे मन के मुताबिक ही हमको मिलती है, एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ बातें बताई गई, इनको भी ध्यान से देखते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है मरुस्थलीय चूहे। मरुस्थलीय मैदानी जो चूहे होते हैं मरुस्थल के स्थान के, वो उनकी अपेक्षा मरुस्थल में अच्छे प्रकार से रह सकते हैं। अब वो वहाँ पर रहने के लिए, मतलब नॉर्मल चूहों से वो चूहे वहाँ पर गर्म प्रदेश में मरुस्थल में रहने के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं और वहाँ पर रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं, क्योंकि तो ऊपर से तो बालू की रहती है लेकिन अंदर वो बालू बहुत ठंडी रहती है, इसलिए वो आराम से रह लेते हैं। दूसरा देखिए, मरुस्थल में ऊँट है। आप देखें, ये ऊँट जो होते हैं डेजर्ट स्थान, जहाँ पर राजस्थान है, रेगिस्तान है, वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। जानवर की अपेक्षा अधिक सुगमता से और जानवरों के कंपैरिजन में ये वहाँ आराम से रह लेते हैं, क्योंकि वो अपनी कोवड़ में पानी को स्टोर करके रखते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, पक्षी आकाश में, मछली पानी में रहने के लिए अनुकूलित है। पक्षी जो है वो आकाश में रहते हैं, उड़ते हैं, एटमॉस्फेयर में दिखते हैं आपको, उड़ते हैं। अब मछली जो है वो पानी में रहने के लिए अपने आप को शायद काबिल बना लेती है, योग्यता ला लेती है, ठीक है। अब यहाँ पर किस प्रकार की, अलग अलग प्रकार की अनुकूलन क्षमता है, ये 2 प्रकार की देखने को मिलती है। एक संरचनात्मक होती है, एक संरचनात्मक अनुकूलन के बारे में जानना, और एक क्रियात्मक। अब आइए देखते हैं क्या है संरचनात्मक अनुकूलन। संरचनात्मक अनुकूलन को कहते हैं कि जब किसी जीवधारी के शरीर की कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनसे उस जाति को अपने आवास में रहने के लिए अधिक सुविधा हो, उसे संरचनात्मक कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जब कोई जीवधारी है, कोई भी जानवर है, पक्षी है, मनुष्य है, ठीक है। जीवधारी का मतलब या तो जानवर है, पक्षी है, तो शरीर की जो उसके बॉडी के जो स्ट्रक्चर है, कुछ उसमें ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे, या उनमें कुछ ऐसा स्पेशल पाया जाएगा जिनसे उस जाति को अपने आवास में रहने में अधिक सुविधा हो सके, ताकि वो जो इन्वायरमेंट है उसमें रहने के लिए खुद को सुचारू रूप से कैपेबल बना ले और रह पाएँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पक्षियों को उड़ने के लिए पंख विकसित होना, अगर पक्षी हैं और उनको उड़ने के लिए पंख ना होता तो क्या वो उड़ पाते, जानवर है उनको तो नहीं होता है। तो यही चीज़ है संरचना, मतलब उनमें कुछ ऐसा संरचना होना, ऐसा कुछ पहले से उसमें बना होना, पहले से उसमें चीज़ें होना कि वो उसे, मतलब ऐसे परिस्थिति आएगी और उसके अकॉर्डिंग वो खुद को ढाल लेंगे और रह लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्रियात्मक है। क्रियात्मक के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया ये देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर ये बात कही जा रही है क्रियात्मक में, जब किसी जीवधारी की शारीरिक क्रियाओं में कोई ऐसी विशेषता आ जाती है, उनकी एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं, क्वालिटीज आ जाती है या परिवर्तन हो जाते हैं जिनसे वे अपने आवास में रहने के लिए फूलने में अधिक सहयोग मिल सके, उन्हें हम क्रियात्मक कहते हैं। जैसे मरुस्थलीय चूहों को कम पानी की आवश्यकता होती है, मतलब जैसे डेजर्ट के स्थान पर, जहाँ रेगिस्तान होता है, वहाँ पानी की कमी पाई जाती है, तो मरुस्थल के जो चूहे हैं वो आसानी से वहाँ पर रह लेते हैं, क्योंकि वो बिल बनाकर रहते हैं। बिल क्या होता है, बालू अंदर ठंडी होती है, तो आराम से रहते हैं, उनको फिर आदत पड़ जाती है, फिर उनको पानी की कम, वहाँ पर पानी तो है नहीं, तो पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, तो अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी बॉडी में से वो क्षमता को मेंटेन कर लेते हैं कि उनको प्यास कम लगे। जैसे ठंडी आ जाती है तो आप कम पानी पीते हैं, कैसे, आप अभी गर्मी में वही 5 लीटर पानी पी रहे हो, ठंड में आप 1 लीटर 1.5 लीटर से काम चला लेते हो, क्या हो गया आपकी बॉडी को, कुछ नहीं। तो एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो उसी के हिसाब से आपकी जो बॉडी टेम्परेचर और बॉडी पूरी मेंटेन कर गई, तो वही है क्रियात्मक अनुकूलन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, मैंने यहाँ तक बताया। आइए 2 पॉइंट और इनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर है जंतुओं में वातावरणीय अनुकूलन, ये क्या होता है देखते हैं। सभी जंतु वातावरण में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। जो इन्वायरमेंट में चेंज होता है उसके हिसाब से हर एक जानवर जो है इम्पैक्ट पड़ता है, उसे ठंडी आएगी तो, गर्मी आएगी तो, पतझड़ आएगा तो, बारिश आएगी तो,
एवं उसी परिवर्तन के अनुसार अपने आप को वो चेंज, जैसे बारिश होगी तो अपने आप को ढाल लेंगे, ठंडी होगी तो ढाल लेंगे, गर्मी होगी तो ढाल लेंगे। महान जीव वैज्ञानिक डार्विन के अनुसार जब सूखा पड़ा और घास सूख गई, जब सारे सूखे पड़ गए हर जगह और घास सूख गई, तो अपना जीवन बचाने के लिए जिराफ को वातावरण के अनुकूलन के हिसाब से खुद को ढालना पड़ा। तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां फिर खाने के लिए वो अपनी गर्दन को उठानी पड़ी, जिसके कारण उसकी गर्दन लंबी हो। क्या आपको लगता है कि जिराफ की जो गर्दन इतनी लंबी सी होती है वो क्या वो शुरू से लंबी थी? नहीं, क्योंकि घास सूख गई तो वो कैसे खाए? तो वो अपने आप को, जैसे आप कोई चीज़ खींचो, लोग कहते हैं कि लंबाई बढ़ाने के लिए लोग जो है मतलब लटकते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे स्ट्रेच होती है, जैसा कहा जाता है। तो जिराफ जब घास वास सूख गई तो डार्विन ने ये बात बताई कि वैसे जिराफ की जो गर्दन लंबी, इसमें लैमार्क का एक सिद्धांत है, पढ़ाऊंगी ध्यान से देखिएगा, ये आपको वीडियोस में मिलेगा बाल विकास में। तो यहाँ पर ये जिराफ की जो गर्दन लंबी हो रही है, ये पेड़ पत्तियाँ ऊपर ऊपर थी, उनको खाने की वजह से हो गई। अब जो जिराफ के बच्चे पैदा होंगे उनकी गर्दन ऑटोमेटिकली लंबी रहेगी, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, वातावरण के हिसाब से जंतुओं में कैसे अनुकूलन हुआ। वातावरण के हिसाब से जंतुओं में अनुकूलन, जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी हो गई, यही याद रखिएगा। दूसरा, वातावरण के अनुसार से वनस्पतियों में क्या चीज़ आई ये देखते हैं। जैसे नागफनी के यहाँ पर है, वनस्पतियाँ भी वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल देती है। जो वनस्पतियाँ होती है, वेजिटेशन होता है, जो प्लांट पौधे होते हैं, फूल मतलब पौधे जो होते हैं, ये भी अपने आप को उसी के हिसाब से ढाल लेते हैं। नागफनी मरुस्थल में पानी की कमी के कारण पत्तियों का कांटों में बदल। नागफनी कैक्टस का जो प्लांट होता है, ये रेगिस्तान के एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ पे पानी ना होने की वजह से वो अपने आप को कांटों के रूप में चेंज, कैक्टस के पौधों में कांटे होते हैं, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनमें कांटे बहुत देखे जाते हैं, क्योंकि कांटे होने से जो पानी होता है वो उनका स्टोमेटा कम खुलता है और पानी उनका ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस में कम होता है, पानी उनका कम बहता है, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है तो कैसे वो जिंदा रहेंगे, ठीक है, जिससे उनका पानी कम मात्रा में खर्च हो। क्योंकि थ्रोन, जब कांटे को इंग्लिश में थ्रोन कहते हैं, इससे पानी कम निकलता है, स्टोमेटा कम खुलता है तो पानी कम निकलता है, ठीक है। तो ये वनस्पतियों में हो गया, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास जो मैंने आपको समझाया बताया है। साइंस की दूसरी क्लास है, होपफुली आप समझ पाए होंगे, रिलेट कर पाए होंगे। आसान शब्दों में बताया, आराम से बताया, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट करते हुए सभी लोग यहाँ से जाएंगे। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।